हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का टेस्ट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 25 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 25 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं और कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर रिपीट होने वाले हैं। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो पहली बौद्ध संगीति थी वह राजगृह में आयोजित की गई थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वह वैशाली में हुई थी, तो इसको भी याद रख लेंगे। और तीसरी हुई थी आपकी यहाँ पे पाटलिपुत्र में, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। चौथी हुई थी कश्मीर में हुई थी, और कश्मीर या कुंडलवन आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इसको आपको याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रथम यहाँ पे बौद्ध संगीति है वह किसके शासन काल में हुई थी? तो आपको याद रखना है अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। आपसे द्वितीय के बारे में पूछा जा सकता है, द्वितीय कालाशोक के समय में हुई थी। और तृतीय के बारे में पूछा जा सकता है, तो तृतीय आपका हो जाएगा यहाँ से अशोक के समय में हुई थी। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वह देखेंगे कनिष्क के समय में हुई थी, तो इसको याद रखना है। यहाँ से देखेंगे टोटल 8 प्रश्न है, कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। 1943 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में कैबिनेट मिशन दिया गया है। तो देखिए जो कैबिनेट मिशन है वह आपका आया था 1946 में। 1946 दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला आपका राइट आंसर है। इसी से रिलेटेड 2 प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन 1929 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा जा सकता है, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। तो दोनों प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 11, 12, 13 और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। अनुसूची की बात किया गया है, ध्यान देंगे यहाँ पे अनुसूची की बात किया गया है। तो भारतीय संविधान में यहाँ पे कुल आपकी वर्तमान की अगर बात किया जाए तो 12 अनुसूचियाँ हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र 12 को चूज कर रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है मौलिक कर्तव्य के बारे में कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो मौलिक अधिकार या जो मूल अधिकार है इसकी संख्या कितनी है? तो मूल अधिकार की जो संख्या है या जो मौलिक अधिकार है इसकी संख्या वर्तमान में 6 है, यह पॉइंट याद रखेंगे। पहले 7 थी लेकिन अब 6 है, यह भी पॉइंट याद रखना है, क्योंकि पहले जो संपत्ति का अधिकार था वह व्यक्ति का मौलिक अधिकार या मूल अधिकार था, लेकिन उसको संविधान संशोधन करके हटा दिया गया, तो वर्तमान में 6 ही है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वह पूछा जा सकता है वह है आपका यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है भाग के बारे में। संविधान में देखेंगे अगर भाग पूछा जाए वर्तमान में 25 भाग हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। सब आपका वर्तमान में लिखा जा रहा है। पहले देखेंगे यहाँ पे अगर भाग की बात किया जाता है तो पहले से 22 भाग थे, तो इसको भी याद रखेंगे। और पहले 7 मूल अधिकार थे, यह भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन जल्दी से पढ़िए उसके बाद आंसर करिए आप लोग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है उसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है उसके लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, तो इसको आपको याद रख लेना है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है जिसके लेखक यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ दिया पुस्तक है जिसके लेखक महात्मा गांधी हैं, तो यह आपको याद रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट में देखेंगे कुछ अलग से पुस्तकें होती हैं, जैसे अकबरनामा हो गया, अबुल फजल की पुस्तक है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, रघुवंशम हो गया, एक कालिदास की पुस्तक हैं। तो इस तरह की पुस्तकें आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के लिए।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो भारत के राष्ट्रपति रहते हैं उन्हीं को यहाँ पे भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त पहली महिला हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जो स्टेट बैंक है उसके अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त होने वाली पहली महिला थी वह अरुंधति भट्टाचार्य थी। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़िए, आंसर करिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने। जो डीएनए की द्विसूत्री संरचना है इसका यहाँ पे पता वाटसन और क्रिक ने लगाया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है एक वयस्क व्यक्ति में अस्थियों की संख्या होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 206 रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे वयस्क व्यक्ति दिया गया है, वयस्क व्यक्ति में 206 होती हैं। तो सी वाला राइट आंसर है। आपको बताना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं छोटे बच्चों में कितनी होती है, यह आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता था, यह आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि विशालतम महासागर है या जो सबसे बड़ा यहाँ पे महासागर है वह कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सुश्री एम.एस. फातिमा बीबी हो जाएंगी, फातिमा बीबी हो जाएंगी। उच्चतम न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थीं वह फातिमा बीबी थीं। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। और जो आपका यहाँ पे भारत में प्रथम महिला पॉइंट है उसको आप लोग लूसेंट की बुक से कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से असहयोग आंदोलन को स्थगित किए थे, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपको ऑप्शन नंबर बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे प्रश्न हैं जो गांधी जी से रिलेटेड हैं, मतलब आंदोलन हैं जो कि गांधी जी से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको कर लेंगे। 7 से 8 हैं, आपको यहाँ पे बता दिए जा रहे हैं, कहीं पर नोट कर सकते हैं या तो याद रख सकते हैं। जिसमें देखेंगे पहला है चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह है जो कि हुआ था 1917 में। तो इसको आप लोग याद रख लेंगे। और इसका कारण था नील की ज़बरदस्ती खेती कराई जा रही थी, किसानों का शोषण हो रहा था, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, इसकी वजह से हुआ था। और बिहार में हुआ था, चंपारण बिहार में है, तो वहीं हुआ था। तो यह याद रख लेंगे। दूसरा आपको याद रखना है कि खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा जो सत्याग्रह था वह 1918 ईस्वी में हुआ था। इसका भी कारण था कि सूखा पड़ा हुआ था, उसके बावजूद भी कर की वसूली किसानों से की जा रही थी। तो यह भी याद रख लेंगे। इसके बाद देखेंगे मजदूरों को कम वेतन मिल रहा था, जिसकी वजह से अहमदाबाद में मिल हड़ताल हुआ था और 1918 ईस्वी में हुआ था, यह आप लोग याद रख लेंगे। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन हुआ तो 1919 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर देखेंगे उस समय तुर्की के खलीफा के अधिकार को ख़त्म करना था और जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसके लिए खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो इसको याद रखना है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन है, जिसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई न कोई एक तो फिक्स की पूछा ही जाएगा। असहयोग आंदोलन आपका यहाँ पे 1 अगस्त 1920 को हुआ था, यह पॉइंट याद रखेंगे। और असहयोग आंदोलन चला था 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। बाकी यहाँ पे डेट अगर पूछी जाएगी तो 1 अगस्त 1920 कर लीजिएगा। और असहयोग आंदोलन में यहाँ पर देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के कारण हुआ था, यह पॉइंट याद रखेंगे। और उसको स्थगित किया गया, जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित करने का कारण था यहाँ पे जब असहयोग जो आंदोलन है वह स्थगित किया गया चौरी चौरा कांड के कारण, यह आपको याद रखना ही है। इसके अलावा आप लोग याद रख लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यह हुआ था 1930 में। और डेट अगर पूछी जाएगी तो 12 मार्च 1930 कर दीजिएगा।
12 मार्च 1930 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे नमक कानून का विरोध किया जा रहा था, यह पॉइंट याद रखेंगे। और इसी से रिलेटेड दांडी मार्च है, दांडी मार्च भी अगर पूछा जाता है तो 12 मार्च 1930 कर लीजिएगा। और ये एक और याद रख लीजिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कहीं पे लिख लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। तो अब यहाँ से बिल्कुल फिक्स है, कोई ना कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा आंदोलन से रिलेटेड और इन्हीं में से कोई पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, पीली क्रांति का संबंध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन उत्पादन के साथ है। तो यहाँ पर देखेंगे तिलहन उत्पादन दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो बी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से बी वाला राइट आंसर है। और क्रांति से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि बीएड में बहुत बार पूछा गया है। हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, पीली क्रांति जस्ट आपको बता ही दिया गया तिलहन से है, श्वेत क्रांति आप लोग जानते हैं कि दूध उत्पादन से हो जाएगा, भूरी क्रांति पूछा जाएगा उर्वरक हो जाएगा, गोल्डन फाइबर क्रांति है जिसका संबंध जूट से है, याद रखेंगे, और रजत क्रांति है जिसका संबंध अंडा से है, गोल्ड क्रांति पूछ दिया जाए आलू से हो जाएगा। और अगर आपसे सुनहरी क्रांति पूछा जाएगा तो वो फल से रिलेटेड है, और जो स्वर्ण क्रांति है उसका संबंध फल और शहद से है। काली क्रांति का संबंध जो आपका बायोडीजल होता है, बायोडीजल या पेट्रोलियम से होता है, यह याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे मृग मरीच का उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो आर्द्रता का मापन दिया गया है तो यह हाइग्रोमीटर से हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। और जो द्रव का सापेक्षिक घनत्व होता है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, याद रखेंगे। और दूध की जो शुद्धता होती है वह लैक्टोमीटर से मापी जाती है, इसको भी याद रखना है। अगला पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, यह पॉइंट याद रखेंगे। चेचक का टीका है जो होता है उसकी खोज किए थे, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, यह आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। मूल अधिकारों का संरक्षक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका होती है, जो मूल अधिकार होते हैं उसकी जो संरक्षक होती है वह न्यायपालिका होती है। तो सी वाला राइट आंसर है। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका है कि काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह भी प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी जो मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है, तो कपास की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त मिट्टी है। तो डी वाला राइट आंसर है। प्रकाश तरंगे हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश तरंगे आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपके 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, 8 सॉल्व पेपर दिया गया है और इस बुक में थ्योरी भी दिया गया है। बुक का कवर पेज आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है और यहाँ पे पाठ्यक्रम आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे आपका सॉल्व पेपर दिया गया है, सॉल्व पेपर के बाद देखेंगे थ्योरी दिया गया है और सब कुछ काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। और चक्षु पब्लिकेशन की जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बुक है, इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन परचेज करना है, किसी बुक स्टोर पर जाना है, बुक का कवर पे दिखा करके परचेज कर लेना है। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इन बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन का बिहार एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पे स्टडी गाइड बुक आती है और उसी के साथ देखेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर पाएंगे। वायुयान का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्विले राइट और जो विल्बर राइट थे। यहाँ पे आर्विले राइट और जो विल्बर यहाँ पे राइट थे, उन्होंने वायुयान का आविष्कार किया। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न की वर्ष 2024 का जो मूर्ति देवी सम्मान प्रदान किया गया था। तो यह सम्मान है और यह मिला था डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, रक्त का थक्का जमाने में मदद करने वाला विटामिन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के से यहाँ पे रक्त का जो थक्का होता है वो जमता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। बाकी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जानते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि कौन सी पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वह मात्र आपकी यहाँ पे 4 ही वर्ष चल पाई थी, यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, सी वाला यहाँ पे राइट आंसर है। और यह चली थी 1974 से लेकर के 1978 तक चली थी, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा ये पंचवर्षीय योजना से बहुत सारे प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला तो पूछा जा सकता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है कब शुरू हुई थी, तो 1951 में शुरू हुई थी और 1951 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह उसमें यहाँ पे जो कृषि है, कृषि पर जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह 1956 से 61 तक चली थी, औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा गया था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए। और इम्पोर्टेंट में 5वीं है, 5वीं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, यह बस याद रखिए 5वीं। इसके बाद नेक्स्ट है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। योजना आयोग सबसे पहले याद रखेंगे, योजना आयोग, योजना आयोग की जो स्थापना है यह हुई थी मार्च 1950 में और इसी का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया। जो नीति आयोग किया गया 1 जनवरी 2015 को किया गया, यह पॉइंट याद रखेंगे। और जो नीति आयोग होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष अभी तक यहाँ पे नरेंद्र मोदी ही रहे हैं, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।